हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करें वो हमारे पास है मैकेनिकल लोड्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कौन कौन से ऐसे लोड्स हैं या कौन कौन से ऐसी फोर्सेस हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी पे एक्ट कर रही होती है मैकेनिक्स के ऊपर। ठीक है, सो हम देखते हैं तो हमारे पास आ रही है मसल फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, बोन ब्रेकिंग फोर्सेस है सच एज दैट एनकाउंटर इन अ स्काइंग एक्सीडेंट ऑल अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी डिफरेंटली। देखिए, उन्होंने एक एग्जाम्पल आपको स्टार्ट में ही दे दिया है कि अगर आपके पास कोई एक्सीडेंट होता है ना, ऐसे जो स्काइंग के थ्रू होता है। ठीक है, मतलब आप स्काइंग कर रहे हैं और उसके बीच में कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस अफेक्ट होती हैं या कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करती हैं आपकी बॉडी के ऊपर। ठीक है, सबसे पहली चीज़ उन्होंने कहा है मसल फोर्सेस है, फिर ग्रेविटेशन फोर्सेस है, फिर बोन ब्रेकिंग फोर्सेस है। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है कि द इफेक्ट ऑफ अ गिवन फोर्स डिपेंड्स ऑन इट्स डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन एज वेल इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, हमारी सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था, यह बात हमें पहले भी पता है, डायरेक्शन पे, ड्यूरेशन पे और इसके आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड पे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कंप्रेशन के ऊपर। ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली हम चीज पहले हम डिस्कस करते हैं कंप्रेशन, टेंशन और शेयर होती क्या है। ठीक है, सबसे पहली जो हमारे पास फोर्स आ रही है वो है कंप्रेशन। कंप्रेशन को हम स्क्वीजिंग फोर्स कहते हैं, प्रेसिंग फोर्स कहते हैं, जो हमारी बॉडी पे ना एक्सिली लगती है। ठीक है, मतलब आप ये कहते हो कि कोई चीज़ ऐसे होता है कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो ऊपर से भी और नीचे से दोनों तरफ से फोर्स को एक्ट कर रही है। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि एक साइड से फोर्स एक्ट कर रही है, दूसरी साइड से कांस्टेंट है, मतलब आपके पास चीज़ किसी चीज़ के ऊपर पड़ी हुई है, मतलब आपके पास एक तरह की फोर्स ही एक्ट हो रही होती है लेकिन कांस्टेंट होंगी। ठीक है, ये जो आपके पास कहलाता है ना, ये बेसिकली कहलाता है हमारे पास कंप्रेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहला रहा है, कंप्रेशन कहला रही है। ठीक है, अब हम एक बार इस पैराग्राफ को भी देख लेते हैं, उन्होंने क्या बताया हुआ है। एन इफेक्टिव वे टू प्रेस wildflowers is to place them inside the pages of a book and to stack other books on top of that book. The weight of the books create a compressive force on the flowers. फ्लावर्स की इन्होंने एग्जाम्पल बात की है वाइल्ड फ्लावर्स की, कि अगर आप उनको इकट्ठा रखना चाहते हैं या उनकी इफेक्टिव ये होता है इनको संभालने का या रखने का, कि आप किसी बुक में उसको रख दें और उस बुक के ऊपर और बुक्स रख दें ताकि वो एक कंप्रेसिव फोर्स जनरेट करके उस बुक के अंदर, मतलब एक आपके पास क्या होगी, कंप्रेसिव फॉर्म में आपको मिल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली इस तरह उन्होंने कहा जो वेट आपके बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा होता है ना, कंप्रेसिव फोर्स बोन्स के ऊपर, वो दैट सपोर्टेड। ठीक है, वो उसके ऊपर क्या करते हैं, वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स एज अ कंप्रेसिव फोर्स इन द बोन्स। जो आपके बॉडी का वेट है ना, वो आपकी बोन्स के ऊपर एज अ कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करता है, उनके कहने का ये मतलब है। ठीक है, मतलब कंप्रेसिव फोर्स की तरह एक्ट करता है ताकि वो उसको सपोर्ट कर सकें। ठीक है, ताकि वो बोन्स जो हैं वो उस बॉडी के वेट को बेयर कर सकें। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने एग्जांपल में आपको इजीली दे दी है। मतलब देखो, एक बॉडी का वेट है ना, अब जैसे मेरा एक वेट है, मतलब 45 kg 50 kg जितना भी आपका एक वेट होता है, 60 70, तो जो ये आपकी बॉडी का एक वेट है ना, वो आपकी बोन्स उठा रही होती हैं। ठीक है, मतलब आपकी अपर बॉडी का वेट आपकी लोअर बॉडी की या लोअर लिम्ब की बोन्स जो होती हैं वो उठा रही होती हैं। अब क्या होता है कि अगर वो वेट अगर आप वेट प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, एक कंप्रेसिव फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगी, एक प्रॉपर्ली एक फोर्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, या वो जो आपकी बॉडी का जो सारा वेट है उसने उस उस बोन्स ने उसको उठाना है, तो तब तो आप क्या होगा कि अगर एक प्रॉपर कंप्रेसिव फोर्स वहाँ पे नहीं लग रही होगी तो आपकी बोन्स ब्रेक हो जाएंगी, आपकी बोन्स के ब्रेकिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि वेट, इसीलिए बहुत से लोगों में ओए हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस आते हैं, आपके पास बोन डेंसिटी कम हुई भी होती है तो उनमें मोस्टली फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं, जैसे फ्यूमर के नेक का फ्रैक्चर हो गया, ये भी वेट की वजह से होता है, लेकिन ये भी बहुत मतलब एल्डरली स्टेजेस या आप ये कहते हैं कि लेटर स्टेजेस में होता है। ठीक है, when the trunk is erect, each vertebra in the spinal column must support the weight of that portion of the body above it। ठीक है, अब उन्होंने कहा जब बॉडी या ट्रंक आपकी इरेक्ट है तो हर वर्टिब्रा जो स्पाइनल कॉर्ड का है वो अपना एक प्रॉपर मैकेनिज्म शो करता है और सपोर्ट करता है आपकी बॉडी के वेट को। ठीक है, मतलब आपके ये कहते हैं, मैं कहती हूँ मैं एक इरेक्ट पोजीशन में बैठी हूँ, मेरी
पूरी ट्रंक, मतलब ट्रंक आपका कौन सा रीजन है, ये जो सारा आपका रिब केज वाला वर्टिब्रल रीजन, ये सारा जो रीजन आता है ना आपका बेसिकली ट्रंक रीजन कहलाता है, ठीक है, आपकी फ्यूमर से ऊपर तक का, ठीक है। तो ये जो सारा ट्रंक का रीजन है बेसिकली जब ये इरेक्ट होता है ना, तो आपके हर वर्टिब्रा एक स्पेशल अपना काम कर रहा होता है, हर वर्टिब्रा, मतलब इतने ज़्यादा वर्टिब्रास की वजह ही यही है कि हर वर्टिब्रा एक स्पेशल काम कर रहा है, ताकि आपकी बॉडी को एक सपोर्ट मिल सके, ताकि वो जो वेट वो बेयर करें वो बेयर इजीली कर सके, ठीक है। ये सारा हमारे पास आता है कंप्रेसिव या कंप्रेसिव फोर्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टेंशन, ठीक है। टेंशन जो है वो एक बहुत ऑपोजिट है, मतलब कंप्रेशन का बिल्कुल जो ऑपोजिट है ना, मतलब अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उस पे फोर्स को एक्ट करेगी लेकिन ये अपार्ट एक्ट करेगी नहीं, मतलब एक दूसरे से ये दूर लेके जाएगी, ठीक है। टेंशन एक ऐसी फोर्स है जिसको हम स्ट्रेच फोर्स या पुलिंग फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे से दूर लेके जाती है, ठीक है, और ये एक टेंशन को क्रिएट करती है आपकी बॉडी में, इसीलिए इसको टेंसाइल फोर्स कहा जाता है, कि आपकी बॉडी में एक टेंशन प्रोड्यूस करती है। When a child sits in a playground swing, the child's weight create tension in the chains supporting the swing, ठीक है। बेसिकली इन्होंने यही बात की है कि अगर चाइल्ड किसी भी स्विंग पे बैठा हुआ है और वो स्विंग का जो जो बच्चे का वेट है वो एक टेंशन क्रिएट करता है चेन्स के साथ, ताकि वो स्विंग को सपोर्ट में रखें या उसको रोक के रखें, ठीक है। A heavier child creates even more tension in the support of the swing, ठीक है। अगर एक बच्चा भारी है तो उसका जाहिर सी बात है, एक देखो एक बॉडी हैवी है ना, तो हैवी बॉडी जो होगी वो ज़्यादा इफेक्ट करेगी, ज़्यादा टेंशन प्रोड्यूस होगी, तो स्विंग की सपोर्ट ज़्यादा रहेगी, ठीक है। ये आपकी बेसिकली बात है। अब मसल प्रोड्यूस टेंसाइल फोर्स दैट पुल्स ऑन द अटैचमेंट। अब मसल्स जो है ना टेंशन प्रोड्यूस करता है, मसल टेंशन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है जब वो बोन्स के साथ अटैच होता है, वो एक पुलिंग फोर्स दे रहा होता है आपकी बोन्स को, ठीक है। सो उन्होंने कहा मसल प्रोड्यूस टेंसाइल फोर्स दैट पुल्स ऑन द अटैच्ड बोन, ठीक है। मसल टेंसाइल फोर्स को प्रोड्यूस करता है ताकि जो अटैच्ड बोन्स हैं वो पुल रहे या अपनी अपनी तरफ खींच के रखे या अपनी तरफ खींचे। इसीलिए जब समटाइम्स अगर आपके पास कंडीशन आती है ना मसल स्टिफनेस की ऐसी, तो आप देखोगे उन पेशेंट्स में काफ़ी हद तक जो बोन्स होती है ना उनके इश्यूज आ रहे होते हैं। मतलब अगर आपके पास लंबा रीजन में कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें लंबा रीजन के, या आपको डॉक्टर डायग्नोस या आपको सीनियर कंसल्टेंट डायग्नोस करके भेजता है कि लंबर स्पॉन्डिलोसिस है या कोई ऐसी कंडीशन है, ठीक है, स्पॉन्डिलाइटिस है, तो उस केस में ये होता है कि समटाइम्स ऐसे होता है कि पेशेंट जो होता है ना वो उसकी बोन्स जो होती है ना अपार्ट हो रही थी, मतलब उसकी बोन्स रगड़ खा रही होती हैं या एक दूसरे से रगड़ रही होती हैं, लेकिन उसकी एक वजह ये होती है कि बेसिकली उसके मसल्स इतने स्टिफ होते हैं ना कि वो मसल्स अपनी तरफ खींच रहे होते हैं बोन्स को। जब मसल्स अपनी तरफ खींच रहे होंगे ना बोन्स को, तो उस केस में उस केस में उसके वर्टिब्रा के ख़राब होने की या लंबर रीजन के, thoracic के, सर्वाइकल के, जिसके भी होंगे, वो ख़राब होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू के जो उसकी शायद अपने मैकेनिज्म के थ्रू ख़राब होना था, उससे कई ज़्यादा ये ऐसे ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ जाती है बेसिकली टेंशन। थर्ड कैटेगरी जो आती है वो हमारे पास आती है शेयर फोर्स की, ठीक है। शेयर फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो पैरेलल एक्ट करती है, ठीक है। वेयरएज कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स हमारे पास लॉन्गिट्यूडनली एक्ट करती है ना, ये हमारे पास वर्टिकली एक्ट करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है। मैं कहती हूँ एक ट्विस्टिंग फोर्स को कहता है ना, मतलब मैं ये कहूँगी कि ये हमारे पास यूं एक्ट करती है, ठीक है, मतलब इसी वर्टिकल डायरेक्शन में ये आपके पास एक्ट कर रही होती है, मतलब एक ट्विस्ट सा फोर्स देते हैं हम, ये पैरेलल एक्ट करती है। शेयर फोर्स के हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ठीक है। शेयर फोर्स टेंड्स टू कॉज वन पोर्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू स्लाइड स्पेस, और देखो अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ना कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ से अपार्ट दूर करना, मतलब अगर एक साइड से ये इस तरफ कर रही है तो दूसरी साइड से ये इस तरफ, इसकी फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करती है ना, तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से दूर करती है या दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के डिस्प्लेस करती है, तो वो केस क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली शेयर का होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट की एग्जांपल लेते हो ना, और एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर जब वो लगेगी तो हमारे पास क्या होता है, बोन ब्रेकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप बोन की एग्जांपल ले लो तो हमारे पास लगने की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि जाहिर सी बात है ऑपोजिट एक्ट करिए ना, ऊपर से एक अलग फोर्स लग रही है, नीचे से एक अलग साइड पे फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से डिस्प्लेस होने के या ब्रेकेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। For example, a force acting at a knee joint in a direction parallel to tibial plateau in is a sharing force at the knee. अभी उन्होंने एक नॉर्मल आपको बता दी, ठीक है। मैं तो आप लोगों को एक फ्रैक्चर के एग्जांपल के साथ बताई थी ना। उन्होंने कहा है कि अब जो नी जॉइंट है ना हमारे पास, उसमें ये होता है कि टिबियल प्लेटो से ले जो होता है ना टिबियल प्लेटो, ठीक है। टिबियल प्लेटो क्या होता है कि जो टिबिया होती है ना,
ये वाला रीजन होता है टिबिया का, ये टिबिया, ये देखें, ये टिबियल प्लाटूज होते हैं जहाँ पे हमारे पास बेसिकली मेनिस्काई प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन होता है ना, बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि ये जो रीजन है आपके प्लाटू का, वो हमारे पास एज अ शेयर फोर्स एक्ट करता है। ड्यूरिंग द लैंडिंग फ्रॉम अ स्काई जम्प द इम्पैक्ट फोर्स इंक्लूड्स द कंपोनेंट्स ऑफ इंटीरियरली डायरेक्टेड शेयर ऑन द टिबियल प्लेटो एलिवेटिंग स्ट्रेस ऑन द इंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट। अब उन्होंने ये बात की, अब आपको ना बहुत आहिस्ता से सोचने की चीज़ है, ठीक है। एक मैं कहती हूँ कि एकदम से उसने जंप किया ना, जब वो अब स्काइंग कर रहा था, स्काइंग के बाद जब उसने एंड में जंप किया, अपने आप को बॉडी पे लैंड किया ना, या सॉरी लैंड पे अपनी बॉडी को, मतलब उसने अपनी बॉडी क्या की कि जब आपके पास दोबारा से सरफेस के साथ अटैच हुआ, या आप कहते हैं कि जब हमारा अर्थ पे वापस आया ना, ठीक है, या ज़मीन पे वापस आया, ठीक है। जैसे ही उसने लैंड किया ज़मीन के ऊपर, तो क्या हुआ कि उसकी जो पाँव थे ना, वो एकदम से ज़ाहिर-सी बात है फ़ोर्स एक्ट करेंगे। वो फ़ोर्स जो होगी वो आपकी नी जॉइंट पे जब आएगी ना, तो वहाँ पे टिबियल प्लेटो एक शेयर फ़ोर्स एक्ट करेंगे, ताकि जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है ना, उसके ऊपर जो स्ट्रेस ज़्यादा पड़ रहा था वो कम हो जाए। मतलब एलिविएट कर रहे हैं हमारे पास उस स्ट्रेस को, जो एंटीक्रोशिया, देखो एलिविएटिंग का मतलब, स्ट्रेस का मतलब यही है कि वहाँ पे स्ट्रेस बढ़ रहा था, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि जब हम इस तरह से फोर्स एक्ट होती है ना, तो हमारे पास टिबियल प्लेटो शेयर फोर्स एक्ट करते हैं, ताकि वहाँ पे जो एंटीक्रोशिएट लिगामेंट है उसके ब्रेकेज के चांसेस ना हो, या वो सेफ रहे, ठीक है। तो हमारी बॉडी का एक अपना मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अब हम यहाँ फिगर पे देख लेते हैं, ये देखो ओरिजिनल आपके पास शेप क्या है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑपोजिट डायरेक्शंस में फोर्स एक्ट करी, ठीक है, मतलब ये किस तरह डायरेक्शन में जा रही है और ये इस डायरेक्शन में। मैं आपको यही बात बताई थी कि मतलब जब दो, एक ही ऑब्जेक्ट पे जब दो तरह से फोर्स लग जाती है ना, तो हमारे पास ये इस तरह से होते हैं। कंप्रेशन जो होती है वो बेसिकली अगर नजर आ रही है तो ऐसे है, ठीक है। मतलब क्या आ रही है, ये देखो, ये क्या आ रही है, कंप्रेशन क्या आ रही है, ये देखो, ये वाली रीजन नजर आ रहा है, कंप्रेशन इस फोर्स को कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ रही है, ये हमारे पास टेंशन इस फोर्स कहते हैं, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करी, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास हो गई हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है, ओह लगता है ज़्यादा नीचे आ गए हम, ठीक है, ओके। अब हमारे पास ना, हाँ, अब ना हम एक चीज़ एक और भी हमारे पास थी, कि हमारे पास जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट वाली हम बात करते हैं ना, वो यहाँ पे थी, ठीक है। जब हमारे पास ये टिबियल प्लेटू होता है ना, ये वाली रीजन, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास जब फोर्स एक्ट करती है ना, तो क्या होता है कि एसीएल यहाँ पे अटैच होता है। एसीएल जब अटैच होता है ना हमारे पास, तो एसीएल क्या करता है कि बेसिकली प्रिवेंट कर रहा होता है आपके पास फोर्स को, ऐसी फोर्स को, एक तो एंटीरियर फोर्स को, दूसरा हमारे पास मीडियल फोर्स को, ठीक है। तो इंटीरियर मीडियल फोर्स को जब वो बचा रहा होता है या रोक रहा होता है ना, तो उस केस में समटाइम्स ऐसे होता है कि आपके पास एसीएल के टियर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो वो अपने जब एक एक बंदा जब लैंड कर रहा है आपके पास स्काइंग से ज़मीन के ऊपर, एकदम से जैसे लैंड किया, उसके पाँव एकदम से अटैच होंगे, तो जाहिर सी बात है उस पर कुछ फोर्स आएगी, उसकी नी जॉइंट पे, उसके जॉइंट पे। तो ज़्यादा लोड नी जॉइंट पे आता है, जिसकी वजह से ना हमारे पास एसीएल का टियर होने के चांसेस होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब शेयर प्रोड्यूस होती है ना, वहाँ पे ये फोर्स प्रोड्यूस होती है, तो क्या होता है काफ़ी हद तक जो होता है आपके पास कंपोनेंट जो होता है ना लैंडिंग में, वो काफ़ी हद तक सेफ रहता है, ठीक है। मतलब एसीएल काफ़ी हद तक आपके पास सेफ रहता है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास आ जाते हैं, हम मैकेनिकल स्ट्रेसेस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये चलो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम इसको और साथ हमारे पास टॉर्जन वगैरह को ना, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।